हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच सम केमिकल चेंज अकर एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है मतलब कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज होने की वजह से ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इनिशियल प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है H2O विच इज वाटर। तो हाइड्रोजन क्या थी? हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन भी एक गैस थी, लेकिन जब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ तो जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिला वो इनिशियल सब्सटेंसेस से डिफरेंट था बिकॉज इट इज वाटर। तो आप हाइड्रोजन देख सकते हो, हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है। कंबस्टेबल मतलब जो जल जाती है, जिसमें आग लग सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करती है, आग लगने में सपोर्ट करती है, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बना दैट इज वाटर, वो क्या है? वो फायर को पुट ऑफ करता है। तो आप देख सकते हो जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी जो इनिशियल सब्सटेंस थे उससे डिफरेंट थी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं डेली लाइफ की, चलिए उनको पढ़ लेते हैं एक बार। मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर्स। अगर आप मिल्क को बाहर रख के भूल जाओ समर्स में तो क्या हो जाएगा? कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, मतलब वो फट जाता है, खराब हो जाता है। एंड आयरन तवा पैन नेल इज एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आयरन की कोई भी चीज या फिर पैन या फिर नेल, अगर आप इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में मतलब कि नमी वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होता है? यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स हैं वो फ्रूट है, ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन के बाद ग्रेप्स क्या बन जाता है? ग्रेप्स अल्कोहल बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड। जब खाना पकता है, खाने का कोई भी आप सब्जी लो, उसकी जैसे लौकी का एग्जांपल ले लें, अगर लौकी हमने पहले लिया है तो उसका टेस्ट, उसकी आइडेंटिटी, वो दिखने वगैरह में सब में अलग होती है, लेकिन जब वो कुक हो जाती है उसका टेस्ट और उसकी आइडेंटिटी जो इनिशियल चीज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में तो ये भी एक चेंज होता है। ठीक है, चेंज हो रही है तो इन सारे रिएक्शंस में, एंड व्हेन वी डू रेस्पिरेशन, जब हम रिस्पायर करते हैं, इन सब में ही कोई ना कोई चेंज हो रहा है। और ये चेंज कौन सा हो रहा है? दिस इज केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इनिशियल प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज। नाउ In the in all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. ठीक है, जो initial substance था उसकी identity कुछ change हो गई final product से। We have already learned about the physical and the chemical change of matter in our previous classes. तो आप बच्चों, आपने 9th में भी पढ़ा होगा physical changes and chemical changes। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं physical change क्या होता है बेटा। physical change ऐसा change होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऑन द अदर हैंड जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज आर द चेंजेस in which new substance are formed which have different properties from the initial substance. For example, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल चेंज का। अगर आप एक पेपर लें और उसको फाड़ दें, उसके पीसेस कर दें, तो वो पेपर पेपर ही रहा, पहले भी पेपर था, उसके पीसेस होने के बाद भी वो पेपर ही है। ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन गया, कोई नई चीज नहीं बन गई है। तो इस केस में ये कौन सा चेंज है? बिल्कुल ठीक, दैट इज फिजिकल चेंज। राइट। नाउ अगर इस पेपर को आप आग लगा देते हैं तो क्या मिलेगा? हमें पेपर नहीं मिलेगा। जब आग लग जाएगी उसमें, उसके बाद उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेपर अब बन जाएगा ऐश। ठीक है, तो ये एक नया सब्सटेंस बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज जो पेपर था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो ये कौन सा चेंज हुआ? ये हुआ केमिकल चेंज। ठीक है, तो और फिजिकल चेंज की हम बात कर सकते हैं। व्हेन आइस मेल्ट एंड बिकम्स वाटर। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ तो वाटर बन गया। आइस भी क्या थी? वो वाटर का ही एक रूप थी ना। अब वो मेल्ट हो गया तो वाटर बन गया। इस वाटर से हम वापस आइस बना सकते हैं। तो ये हुआ फिजिकल चेंज।
और केमिकल चेंज के आप एग्जांपल ये सारे के सारे देख सकते हो। जब आप मिल्क को बाहर छोड़ देते हो, कर्डलिंग हो जाती है, ठीक है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल बन जाती है। तो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं? ये एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज। नाउ whenever a chemical change occur, we can say chemical reaction has taken place. So this is the definition कि chemical reaction हम कब कह सकते हैं chemical reaction हुआ है? जब भी कोई chemical change होगा, we can say chemical reaction has taken place. अब जब भी कोई chemical reaction होता है, ठीक है, तो इनिशियल सब्सटेंस और जो फाइनल सब्सटेंस है ना, इनमें प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस होता है, लेकिन इनके एटम सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो एटम्स जो है एटम सेम रहते हैं, एरो से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड एरो के बाद दैट इज राइट हैंड साइड, एटम्स बिल्कुल सेम है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, दोनों में रिएक्शन हुआ और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना, ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे, ठीक है, मतलब कुछ दूसरी चीज नहीं बन सकती। तो मतलब केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। जैसे आपने जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स देखा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आपको यहाँ पे वर्ड दे दूं, ठीक है, जैसे आपको दे दिया MIA, ये जम्बल्ड वर्ड है, ठीक है। आप इसको जम्बलिंग करके इसको आप को करेक्ट वर्ड करना, तो ये क्या बन जाएगा? AIM, ठीक है, एम। तो सिमिलरली जो केमिकल चेंज होते हैं उनमें जो एटम्स होता है उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं एक्टिविटी 1.1 पे। एक्टिविटी 1.1 क्या बोल रही है हमें? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, टीचर के ध्यान में करनी है आपको, अपने आप से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है इसको। इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट वियर सुटेबल ग्लासेस। तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड ना आपसे ऑब्जर्वेशन और प्रिकॉशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या होगा? फर्स्ट प्रिकॉशन कि हमें इस एक्टिविटी को करते हुए सन ग्लासेस या आई ग्लासेस पहनने हैं। क्यों पहनने हैं? क्योंकि जब इस एक्टिविटी को हम करते हैं ना, तो बहुत ही ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम ऑब्टेन होती है, ठीक है, वो हमारी आंखों में पड़ सकती है और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, फर्स्ट वी हैव टू क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। हमने क्या करा, आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन लिया 3 to 4 सेंटीमीटर और उसको हमने सैंड पेपर से घिसा। सैंड पेपर वो जिससे कि हम अपनी दीवारों की जब पेंटिंग करवाते हैं ना, सैंड पेपर से वो लोग घिसते हैं और उसके ऊपर से सारा का सारा प्रीवियस पेंट उतार देते हैं। सेम उसी सैंड पेपर से हमें इस मैग्नीशियम रिबन को भी घिसना है, ठीक है। नाउ होल्ड इट विद द पेयर ऑफ द टोंग्स, these are known as tongs, ये जो इसके हाथ में है इसको tongs बोलते हैं। burn it using the spirit lamp or the burner and collect the ash so formed in the watch glass। अब हमें इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और जो भी इसकी ऐश होगी वो हमें इस वॉच ग्लास में ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है, इस वॉच ग्लास में उसको कलेक्ट करना है। अच्छा, तो बच्चों अब इसमें आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। तो ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखी? when magnesium burns in the presence of oxygen we get magnesium oxide, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, तो इन इक्वेशन के साथ ही हमेशा एक्सप्लेन करने होता है कोई भी आंसर। तो जब भी आप कोई आंसर करेंगे तो इक्वेशन को साथ में जरूर लिखेंगे। तो केमिस्ट्री में जब भी कोई आंसर लिखा जाता है वो इक्वेशन के साथ ही लिखा जाता है, इसलिए ये इक्वेशन मैं आपको लिख दिया यहाँ पे। इस इक्वेशन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, अब क्या होगा जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, जो भी ऐश ऑब्टेन होगी उसको हम इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी? हमने देखा कि जो वॉच ग्लास में जो चीज कलेक्ट हुई है इट इज व्हाइट कलर पाउडर, ठीक है। कलर ऑफ पाउडर पूछा जाता है, दैट इज व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर है, ठीक है। तो चलो, तो एक क्वेश्चन आता है आपसे कि भाई इस मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों घिसा? तो बच्चों ये इसलिए हम घिसते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने अराउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है, तो वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं करने देती है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ता है ताकि उसके नीचे का जो मेटल है मैग्नीशियम वो एक्सपोज हो जाए। अब हम उसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बर्न होगा? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल चमकदार व्हाइट फ्लेम से
बर्न करता है एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, ठीक है। और पाउडर का कलर क्या है, ये याद रखना है आपको, पाउडर का कलर दैट इज व्हाइट इन कलर। और ये पाउडर किस चीज का है, ये पाउडर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी एक्टिविटी 1। तो बच्चों, आपसे कभी भी ना एक्टिविटीज डायरेक्टली लिखने को नहीं आती हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। लाइक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देयर इज अ मेटल X and we burn it in the presence of oxygen and we get white color powder. When metal X burns, it burns with a dazzling white flame. तो जैसे ही आपको dazzling white flame ये वर्ड लिखा दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि मेटल X क्या था, मेटल X था मैग्नीशियम। ओके, चलिए आ जाते हैं हम एक्टिविटी 1.2 पे। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस, एड पोटेशियम आयोडाइड टू दिस सॉल्यूशन। तो एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें हमें क्या लेना है, उसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki इसका सॉल्यूशन लेना है। अब इस पोटेशियम आयोडाइड को हमें लेड नाइट्रेट में डालना है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो इसमें क्या होगा, आप देखो बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस में जब हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा PbI2, ठीक है, दैट इज लेड आयोडाइड विच इज येलो प्रेसिपिटेट। और उसके साथ हमें क्या मिलेगा, KNO3, ठीक है। तो मेजरली हमें क्या मिला, हमें वो बताना है। हमें मिला, जब इन दोनों चीजों को हमने मिक्स करा तो हमें क्या मिला, हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप PbNO3 में Ki डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, तो क्या मिलता है, हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separates out from the solution during the chemical reaction, ठीक है। तो ये मतलब पोटेशियम आयोडाइड आपका कलरलेस सॉल्यूशन था, लेड नाइट्रेट भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन था, लेकिन जब आपने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया लेड नाइट्रेट में तो एक सॉलिड सेपरेट हो गए सॉल्यूशन के अंदर, वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, नीचे की साइड। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो अपनी नोटबुक में इस इक्वेशन को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू वी ऑब्टेन व्हेन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इक्वेशन जरूर मेंशन करनी होती है केमिस्ट्री में, इसलिए साइड बाय साइड इक्वेशन अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो चलिए, इसके साथ हम आ गए हमारी एक्टिविटी 1.3 पे। इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटी 1.3 में वी हैव टू टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब। तो आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, कॉनिकल फ्लास्क है, फिगर 1.2, ठीक है। ये एक्टिविटी 1.3 की ही है। इसमें हमने थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए एक कॉनिकल फ्लास्क में, और इसमें हमने डाइल्यूट तो एक्टिविटी 1.3 क्या है, हमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें हमें डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है, ठीक है। अब जब हम ये आपस में ऐड करेंगे तो now in activity 1.3 what we have to do, we have to take few zinc granules in the conical flask or the test tube and add dilute HCl or sulfuric acid. HCl is ammonia. Now activity 1.3, take a few zinc granules in the conical flask or the test tube, add dilute HCl और sulfuric acid to this, ठीक है। हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं, ये फिगर आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं, ये आप नीचे की साइड देख रहे होगे, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, और इसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, ठीक है, ये ऐड करना है। और इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन देखने की क्या होता है। तो बेटा इसमें दो ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप देख रहे हो ये इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। जब आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हो H2SO4
या HCl में, तो क्या मिलता है हमें मिलता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस को हम ऐसे एरो अप करके शो करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिले। तो इसमें जो भी बबल्स उठ रहे हैं वो किस चीज के हैं, वो हाइड्रोजन गैस के हैं। एंड देयर इज वन मोर ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप इसके बॉटम को टच करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, ये हॉट हो गया है, ठीक है। तो आपका फ्लास्क थोड़ा बहुत हॉट हो जाता है। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। Now, from the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. अब हमने 3 एक्टिविटीज करके देखी, ठीक है। पहली हमने मैग्नीशियम रिबन वाली देखी, सेकंड एक्टिविटी हमने लेड नाइट्रेट यानी कि प्रेसिपिटेट वाली देखी, और एक्टिविटी 1.3 देखा हमें जिसमें कि हाइड्रोजन की गैस निकली और जो बीकर था वो हॉट हो गया, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इफ देयर इज चेंज इन द स्टेट, अगर कोई चेंज इन स्टेट हुआ तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाता है, H2O विच इज नोन एज वाटर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज वाटर। या फिर चेंज इन कलर हो सकता है, देखिए जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो हमें मिलता है फेरस सल्फेट और साथ में हमें मिलता है कॉपर। तो इनिशियल सब्सटेंस का कलर क्या था, आयरन का कलर होता है ग्रे, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, लेकिन जो हमें फेरस सल्फेट मिला इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, और साथ में जो हमें कॉपर मिला उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपके एक कलर चेंज का। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप इसी का एग्जांपल लिख लेंगे, व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 और HCl वी गेट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। चेंज इन टेम्परेचर में भी आप सेम यही एग्जांपल लिख सकते हैं एक्टिविटी 1.3 का, ठीक है। तो और इसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया प्रेसिपिटेट क्या होता है। Precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction, ठीक है। तो अगर आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, ठीक है। केमिकल चेंज हुआ है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ है। Now, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us, ठीक है। तो आप आसपास अपने देखो, आपको दिखेगा बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। We will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in the oxygen, it get converted to magnesium oxide, ठीक है। तो हम एक्टिविटी 1.1 को इस तरीके से सेंटेंस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है। इतना लंबा हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इसकी जगह हम इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम इसको कहेंगे ये एक वर्ड इक्वेशन है। Now, the substances that undergo chemical change in reaction 1.1, ठीक है, जो substances change हुए, ठीक है, मतलब जिन substances में reaction हुआ, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इन substances को बोला जाता है reactant, okay, and the new substance which is formed during the reaction is known as product. तो इस इक्वेशन के केस में प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए, a word equation shows change or reactants. A word equation show change of reactants to produce through an arrow placed between them. तो ये जो आप एरो देख रहे हो, ये एरो शो करता है कि जो रिएक्टेंट्स थे वो रिएक्ट होके क्या उन्होंने प्रोडक्ट दिया, ठीक है। तो ये जो एरो है हमेशा प्रोडक्ट की साइड पॉइंट आउट करता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये LHS में आपके रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं और RHS में राइट हैंड साइड में आपके प्रोडक्ट्स लिखे, और इनके बीच में हमेशा प्लस साइन, मतलब कि किन के बीच में रिएक्शन हुआ है, और जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उनके बीच में भी प्लस साइन से हम शो करते हैं। नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन।
नाउ इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो या तो हम वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर ये अभी भी थोड़ा लंबा तरीका है लिखने का। इसको हम और शॉर्टर वे में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज और सिंबल्स। अब इस चीज को जब हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा प्रिसाइज तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम उनके फॉर्मूलाज यूज करते हैं या फिर हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं। तो हम इस वर्ड इक्वेशन को, जो भी हमने ऊपर देखी, उस वर्ड इक्वेशन को हम यहाँ सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और मिलके इनको क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका सिंबल क्या हो गया, MgO। ठीक है, तो ये और शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करने का। नाउ काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। तो चलो जी, अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैग्नीशियम का बच्चों यहाँ पे एक ही एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम्स हैं। राइट हैंड साइड में देखो मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में इक्वल नहीं होते, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए, now it means if the number of atoms on the left hand side and right hand side are not same, then we say this equation is unbalanced equation, or we say it is a skeletal chemical equation. Now we need to balance this equation. इस equation को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे सीखते हैं इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आप पूछोगे कि इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9th में 2 लॉस पढ़े थे, जिनमें से कि एक लॉ था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, ये कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स एक केमिकल इक्वेशन में, वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमेशा इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एग्जाम में, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आप लिखोगे we need to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass, which states, आगे जो यहाँ पे अंडरलाइन मैंने करा हुआ ये पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. The total mass of elements present in the product of the chemical reaction has to be equal to total mass of elements present in the reactants. मतलब कि अगर आपके रिएक्टेंट 10 ग्राम है तो रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 10 ग्राम ही होगा, ठीक है। ये मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। आपको इसको आप अदर वर्ड्स में, मतलब इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स जो अभी हमने ऊपर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखी थी, उसको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखो मैग्नीशियम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो ये तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और आपके ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड में है वो 1 है। तो हम ना इस कंपाउंड के फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे इधर लिख दें, ठीक है। आप इसको नहीं कर सकते हो। तो हमेशा जो नंबर होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं? हम फ्रंट में लिखते हैं कंपाउंड के या फिर एलिमेंट के। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते, हमें पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो चलो अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी है। तो अब आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है। तो अब हम कैसे बैलेंस करें? बिल्कुल ठीक, इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब आप देखिए 2 mg लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 mg राइट हैंड साइड में है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए आगे हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या करा था?
एक कॉनिकल फ्लास्क लिया था और उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए थे। तो हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट मिला था और उसके साथ ही हमें हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन यानी कि सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने कैसे लिखा, जिंक के लिए Zn इज सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, तो जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। चलिए अब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस टाइप से एक टेबल बना लेना है। फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके लिख लीजिए। तो आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है जिंक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया जिंक। सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, आप लिख लेंगे H। नेक्स्ट एलिमेंट है S, S मीन सल्फर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट इज S। ऑक्सीजन इज द लास्ट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का सिंबल इज O। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना कि O4 है तो O4 यहाँ पे नहीं लिखोगे, इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम में जस्ट सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें लिखने हैं। और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मतलब इस साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किस किस एलिमेंट के, वो हमें लिखने हैं काउंट करके। तो चलिए अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, जिंक के कितने हैं बच्चों, यहाँ पे आप जिंक का देख रहे हो एक ही एटम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब आप आ जाओ प्रोडक्ट की साइड में। प्रोडक्ट की साइड में भी आप यहाँ पे देख रहे हो जिंक कितना है, एक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो ये आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आप लिख दोगे 2 है। अब आ जाइए प्रोडक्ट की साइड में। प्रोडक्ट की साइड में भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो आप ये लिख दोगे 2। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सिंबल किसका है हमारा, दिस इज सल्फर। सल्फर का एक एटम है, लिख दो 1। नेक्स्ट आप चलो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी सल्फर का एक ही है, आप लिख दोगे यहाँ पे 1। नाउ लास्ट हमारा क्या बच गया, लास्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे देखिए 4 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 4। नाउ आप देखो रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आप देखो ये क्या बैलेंस है, यस दिस इज ऑलरेडी बैलेंस, दोनों साइड 1 1 2 2 1 1 एंड 4 4, तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो चलिए एक और इक्वेशन को ट्राई करते हैं विच इज, यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दी गई है हमें, विच इज आयरन रिएक्ट विद वाटर टू गिव फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आयरन रिएक्ट कर, तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर मींस इसमें आयरन हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, वेपर्स के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या मिलता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, नाउ टेल मी, अब आप ही मुझे बताओ, क्या आपको लगता है ये दोनों साइड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं? तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स है, पहले तुम सिंबल लिख लेते हैं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 ही सिंबल्स हैं। नाउ आपको लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स काउंट करने हैं और राइट हैंड साइड में एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब चलो काउंट करते हैं। आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन है, लिख दीजिए 1। राइट हैंड साइड में आयरन के नीचे देखिए 3 लिखा हुआ है, इट मींस यहाँ पे 3 आयरन है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2। ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमारा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है 1, लेकिन आपके प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 4। तो बैलेंसिंग है वो हमेशा हमें उस एटम से करनी चाहिए जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बैलेंसिंग विद द ऑक्सीजन। नाउ राइट हैंड साइड में तो 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको हमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब ये जो 4 से हमने मल्टीप्लाई करा, ये हमें कहाँ लिखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ऑक्सीजन है पूरे कंपाउंड के आगे लिखना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ठीक है, तो अब आप देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 4 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। नाउ अब लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में जो हाइड्रोजन है, आप देख रहे हो ये 2 था और हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा हुआ है, मीन्स ये जो 4 है वो हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है।
अब ये आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, नाउ अब आप राइट हैंड साइड में आओ, राइट हैंड साइड में तो ये 2 है, मीन्स इसको 8 करने के लिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके आगे भी हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब 4 2 जा 8, ठीक है, अब ये भी 8 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या बच गया, आप देख रहे हो यहाँ पे जो आयरन है राइट हैंड साइड में वो 3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब हम 3 कहाँ लगाएंगे, राइट हैंड साइड में जो आयरन एलिमेंट है उसके सिंबल के आगे 3 लगा देंगे। ठीक है, चलिए नाउ जब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो इसको एक बार रीचेक जरूर करो। चलो लेट अस रीचेक, आयरन यहाँ पे कितने हैं, 3। अब नेक्स्ट दूसरी साइड में देखो, राइट हैंड साइड में भी आयरन 3 हो गए, हाइड्रोजन आपका 2 4 जा 8 है, राइट हैंड साइड में भी 4 2 जा 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी 4 है, तो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो भी यहाँ से नीचे तक यहाँ तक आपको समझाया गया है वो यही समझाया गया है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इसी तरीके से आएगा, आपको ये लॉज पूरे के पूरे से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि इसमें हम बार बार कोशिश करते हैं नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने की, तो इसलिए हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, हमने इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन उस इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम साथ में उसकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट्स क्या हो गई, या तो चीज सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, या फिर एक्वस हो सकती है। आपको सॉलिड लिक्विड गैस तो पता ही है, एक्वस स्टेट क्या होती है, दिस इज न्यू, मीन्स कि आप एक एग्जांपल लो, जैसे कि सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, खाने वाला नमक NaCl, अगर आप उसको वाटर में मिला देते हो, ठीक है, तो इस सॉलिड को हमने वाटर में मिला दिया, इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। ठीक है, तो NaCl एक्वस मतलब जो सॉलिड सॉल्ट था इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर। चलिए, तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन देख रहे हैं, आयरन, आयरन क्या है, इसके आगे आप मेंशन कर सकते हो इसकी फिजिकल स्टेट विच इज सॉलिड, H2O, यहाँ पे आप देख रहे हो G लिखा हुआ है, गैस। ठीक है, दिस इज नॉट लिक्विड, इट इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, क्योंकि जो आयरन है वो लिक्विड वाटर के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, नाउ हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Fe3O4 विच इज सॉलिड, दिस इज रस्ट। ठीक है, जो जंग होता है, और उसके साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो इसके साथ हम लिख देंगे G। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। नाउ समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above or below the arrow। ठीक है, अब हम अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा अगर इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे कि वो रिएक्शन अकर होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रेशर है जिसपे कि वो रिएक्शन अकर होता है, या फिर कोई कैटलिस्ट है, ठीक है, तो उसको हम एरो के ऊपर या फिर नीचे लिख के इंडिकेट कर सकते हैं, और हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, हाउ कैन यू मेक योर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो जितना भी यहाँ पे अंडरलाइंड है इसको आप अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, और यही नोट्स आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, तो ये नोट्स आपके आंसर भी आपके साथ साथ तैयार होते जाएंगे। एंड प्लीज साथ में बच्चों इक्वेशन लिखना मत भूलना, बिकॉज केमिस्ट्री इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट द इक्वेशन। केमिस्ट्री में इक्वेशन तो मस्ट होती है। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी पूछ रहे हैं एग्जामिनर, तो भी अगर आप इक्वेशन लिख के आओगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक, तो चलिए नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इसी प्रेशर पे जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या में हमें मिलता है, हमें मिलता है मिथेनॉल विच इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल एंड इट इज लिक्विड इन स्टेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी, और हमने इस रिएक्शन का एक जो पर्टिकुलर प्रेशर है वो भी मेंशन कर दिया, मतलब कि इसी पर्टिकुलर प्रेशर पे ये दोनों गैसेस रिएक्ट करती हैं और मिथेनॉल बनाती हैं। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। ओके, नाउ हियर इज वन मोर
इक्वेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 5 बार लिख के याद कर लेना। ठीक है, ये क्या इक्वेशन है बच्चों, पहचानो तो सही, ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द वाटर। ठीक है, तो हमने सारी की सारी यहाँ पे कंडीशन भी मेंशन कर दी हैं और फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर दिए हैं। कंडीशन क्या है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको एरो के ऊपर और नीचे लिख देनी है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर आप सनलाइट नहीं लिखोगे तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है बच्चों, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स which help the green plants to synthesize their own food। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होंगे तो प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी, दोनों कंबाइन हो गए और बन गया ए बी। ठीक है, तो इस टाइप से हम मीन्स दोनों के दोनों कंबाइन हो गए, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ज्वाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करें। एक्टिविटी 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। हमें क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर 1.3 में एक बीकर लिया गया है और उसके अंदर वाटर लिया है और उसमें हमने थोड़े से पीसेस कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, जिसको कि क्विक लाइम भी बोला जाता है, वो ऐड कर दिया। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। अब इसको आप टच करके देखो, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस, हमें क्या फील होता है कि ये जो बीकर है बहुत ज्यादा हॉट हो गया है। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, CaO, उसके नीचे क्विक लाइम लिखिए, प्लस वाटर विच इज लिक्विड गिव्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, CaOH होल ट्वाइस। एक्वा स्टेट में इसको हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी और आपके हाथ में क्या फीलिंग होगी, हॉट फीलिंग होगी। ठीक है, आपको जब आप स्पीकर को टच करोगे यू विल फील समवट हॉट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combines to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants, it is known as combination reaction। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, विद दिस इक्वेशन आपको पता ही है, आपको 5 टाइम्स लिख के तैयार कर लेनी है। नाउ डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन 1.13। इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। इसको याद रखना, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है, ये कहाँ यूज होता है, ये वाइट वॉश करने के काम आता है दीवारों पे। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो जो स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस हुआ CaOH होल ट्वाइस, ये जो एटमॉस्फेयर की ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। और यही हमारी वॉल्स को बहुत ही शाइनी फिनिश, चमकदार फिनिश देता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इक्वेशन के साथ याद कर लीजिएगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। तो जो मार्बल है ना, जो आपके ताजमहल में लगा हुआ है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक तो आपने देख लिया, ठीक है, विच इज क्विक लाइम विद वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस। क्या मिलता है हमें, दोनों के दोनों देखो कंबाइन हो गए A + B, और क्या मिल गया, AB, मिलके बन गए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2 गैस। दोनों गैसेस है, हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर हमें क्या मिला, हमें वाटर मिल गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। आगे और एग्जांपल देख सकते हैं हम। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन हो और उसमें हीट इवॉल्व हो, आप बीकर को टच करो या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करो और अगर आपको हॉट फीलिंग हो, इट मीन्स कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक एग्जांपल तो हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद द वाटर, हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो एक एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, और भी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस मतलब मीथेन CH4। बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, हमें क्या मिलता है, कोई भी चीज बर्न होती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में ही वाटर रिलीज होता है। ठीक है, और कोई भी चीज के बर्न होने पे, किसी के चीज पे कोई भी चीज बर्न होती है तो हमें थोड़ी गर्माहट महसूस होती है, इट मीन्स कि इसके साथ हीट भी इवॉल्व होगी। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नाउ डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो हम रिस्पायर करते हैं, ठीक है, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके लिए आप पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ब्रैकेट में लिया हुआ है इसको लिखेंगे। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. ठीक है, देखो बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी हमें उस खाने से मिलेगी जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे ही डाइजेशन होता है, हमारे पेट में खाना जाता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है वेरियस एंजाइम्स की हेल्प से, तो जो हमारे फूड है वो और छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो क्या मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिली, कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होने पे ग्लूकोज मिला। ठीक है, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। अब देखो क्या है, इस सिंपल इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हमने राइस खाए, ठीक है, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर क्या बना देगा, वो बना देगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज बन गया। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब हम रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमें क्या मिलेगी, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। और ऑक्सीजन जब यूज अप हो जाएगी तो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगी और साथ में बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कोई भी वेजिटेबल वेस्ट या कोई भी चीज का डिकम्पोजिशन जब होता है, ठीक है, कोई भी सामान, कोई भी चीज सड़ती गलती है, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें हीट देखने को, तो उससे क्या निकलता है, उससे बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है, तो कोई भी डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइप के रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शंस को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। नाउ identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out with the formation of the single product. activity 1.1 क्या थी, मैग्नीशियम वाली। ठीक है, मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ हमें मिलता है MgO। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी कोई चीज बर्न होती है, इसको हम बोलते हैं कंबशन। ठीक है, किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ बर्न होना, दैट इज नोन एज कंबशन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो हमें मिला, साथ में हीट भी निकली। तो इस टाइप के रिएक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब जैसे कि एक सिंगल रिएक्टेंट था, ठीक है, अब इसमें हमने कोई एनर्जी दी। एनर्जी किसी की भी फॉर्म में हो सकती है, या तो हमने उसको हीट करा, या फिर हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी,
या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो आपका रिएक्टेंट है ये ब्रेकअप हो जाएगा और 2 प्रोडक्ट्स में या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? Those reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 क्रिस्टल्स लेने हैं हमें। तो आप साइड में फिगर देख रहे हैं 1.4। इस फिगर में ये जो लड़की है इसके पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसने क्या करा है, इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हुए हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर होता है लाइट ग्रीन कलर। नाउ नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। क्या है? लाइट ग्रीन कलर है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमें हीट करना है जिसके के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि कलर चेंज कैसे होता है। ठीक है, इनिशियल क्या कलर था? इनिशियल कलर था इसका लाइट ग्रीन। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे ना, तो पहले तो ये व्हाइट बनेगा और व्हाइट के बाद अगर आप इसको और कंटिन्यू फर्दर हीटिंग करते रहोगे तो फाइनली आप क्या देखोगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्राउन कलर का रेसिड्यू देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके साथ ही 2 गंदी सी बदबूदार गैसेस सुनने को मिलेंगी जो कि होगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO2 एंड SO3। अब इस एक्टिविटी को हम बहुत ही इजी इक्वेशन में लिख लेते हैं। नाउ कैसे लिखेंगे हम? FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट, इसको हमें डिकम्पोजिशन करवाने के लिए हीट अप करा गया है, मतलब इसमें हीट यूज हुई है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Fe2O3 with 2 gases SO2 and SO3। तो पहले तो FeSO4 को हीट करा, FeSO4 क्योंकि क्रिस्टल है तो इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम इसको इनिशियली हीट करेंगे, हम हीट का सिंबल इस तरीके से ट्रायंगल भी बना सकते हैं, तो क्या होगा, ये जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना ये निकल जाएंगे और हमें मिलेगा FeSO4। ये किस कलर का होगा? ये इनिशियली व्हाइट कलर का होगा। लेकिन अगर इसको हम कंटिन्यू करेंगे हीटिंग तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3। इसके साथ हमें 2 पंजेंट मतलब बदबूदार गैसेस सुनने को मिलेंगी, वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला Fe2O3, इसका कलर क्या है? दिस इज अ रेसिड्यू मतलब लेफ्ट ओवर है, इसका कलर होगा ब्राउन। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी रिएक्शंस हैं यहाँ ध्यान रखना है, उनके कलर्स ध्यान रखने हैं, उनकी इक्वेशंस ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते चैप्टर से। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लाइक देयर इज अ कंपाउंड X which on heating first turn white, on prolonged heating it gives brown color residue with 2 pungent smelling gases, write the equation for the रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई X, आइडेंटिफाई Y, तो आपको कलर्स वगैरह बता देंगे, कोई उस हिंट दे देंगे, लेकिन आपको इक्वेशन की हेल्प से खुद पहचानना होगा कि वो कौन सा रिएक्शन। तो ठीक है, इस इक्वेशन को भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और प्लीज इसको भी 5 टाइम्स लिख के याद करना। नाउ एक बार इसको नीचे रीड कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो ब्रेकअप हो गया और हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल गए। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। नाउ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? क्यों? जो फेरस सल्फेट है वो आपको सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जो भी चीज सॉल्ट के फॉर्म में होती है उसमें थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Now, this ferrous sulfate crystal loses water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2, SO3 are gases. समझ आ गया होगा आपको? तो चलिए आगे चलते हैं। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction. आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं हमें क्या मिलता है? हमें वापस से क्विक लाइम मिल जाता है विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज मैनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसको याद रखना, ये एक हिंट है। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। अगर आएगा आपको सीमेंट वर्ड, मतलब कि ये क्या है, क्विक लाइम। When a decomposition reaction is carried out by the heating, it is called thermal decomposition. मतलब कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट यूज अप करी गई है, जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हो हीट का यूज करा गया है, इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक स्पेशल नेम होता है, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज एक्टिविटी 1.6। नाउ इसमें भी आप देख सकते हो साथ में एक फिगर बनी हुई है, आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो हमने इसमें क्या लिया, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल्ड ट्वाइस। इस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। तो हमने ये टोंग्स की हेल्प से, कुछ चिमटी जैसी चीज होती है, इसकी हेल्प से इसको पकड़ लिया है और इसको हम हीट कर रहे हैं फ्लेम पे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो अब हमें इसमें देखना क्या चेंज होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट है और हमने इसको हीट करा। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे इक्वेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेड नाइट्रेट विच इज PbNO3 होल ट्वाइस, ये सॉलिड है। इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड विच इज येलो इन कलर। ठीक है, येलो कलर का लेड ऑक्साइड मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, हमें ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाइंग चीज क्या है, लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है और साथ में गैस का कलर आपसे पूछा जाता है, गैस कौन से कलर की है, ब्राउन फ्यूम्स है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसमें यहाँ पे आपको गैस दिख रही है, ये गैस क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन कलर गैस। ओके, नाउ अब आपको पता ही आपको करना क्या है, आपको 5-5 बार इस इक्वेशन को लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे विच इज एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब कि हमने वाटर को ब्रेकअप करना है। वाटर किस चीज का बना है, H2O का। तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने एटम्स में ब्रेकअप हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप इस फिगर 1.6 पे ध्यान दीजिए। टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes। एक हमने प्लास्टिक का मग ले लिया, ठीक है, और इसके नीचे देख रहे हो 2 हमने छेद कर दिए और इसमें हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स मतलब ग्रेफाइट की रॉड्स डाल दी और यहाँ पे रबर स्टॉपर से इसको बंद कर दिया ताकि इसके अंदर जो भी हम लिक्विड भरेंगे वो निकल ना जाए। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया है। Fill the mug with the water such that the electrodes are immersed। अब इसको हमने इस तरीके से पानी भर देना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इसमें डूब जाए। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। अब देखो इसमें हमें थोड़ी सी बूंदें किसकी डालनी है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब एसिड में अगर हम पानी मिला दें तो वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो इसमें हमने थोड़ा सा वाटर में क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। आपसे क्वेश्चन आता है कि इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला, क्योंकि बेटा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, बिल्कुल प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता है। तो हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सके। ठीक है, चलिए नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स। अब हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ पे A और टेस्ट ट्यूब B, 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों को पानी से भर दिया और इनको उल्टा करके इन इलेक्ट्रोड्स पे फिट कर दिया। Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes। These bubbles displace water in the test tube। अब जैसे ही आप इस 6 वोल्ट बैटरी को ऑन करोगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, इस apparatus के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चालू होगी और थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, टेस्ट ट्यूब A में पानी पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ऊपर की साइड आपको यहाँ पे गैस दिखेगी। ठीक है, थोड़े से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे और ये वाटर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब B में भी आप सेम देखेंगे, ये भी गैस बनेगी और जो ऊपर पानी था उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे थोड़ी सी गैस इकट्ठी हो गई है। ठीक है,
अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ट ट्यूब ए में कौन सी गैस है और टेस्ट ट्यूब बी में कौन सी गैस है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने आपको लिख के दी है। H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो ब्रेकअप हो जाता है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ अब आप देख सकते हो जो टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेस्ट ट्यूब ए में कम गैस है लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में जो है वो ज्यादा गैस। इट मीन्स कि अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप देख रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो 2 पार्ट मतलब H2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है, 1 पार्ट है। इसी वजह से जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हुआ है, हम ये पहचान सकते हैं, और टेस्ट ट्यूब ए में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट, ठीक है। बिकॉज आपसे क्वेश्चन आ सकता है why the amount of hydrogen is more than the amount of oxygen in the electrolysis of water। तो आप लिखोगे because in water molecule there are 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen। ओके, अब आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि जो हाइड्रोजन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हुआ, तो आपके इलेक्ट्रोड्स के नाम पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, एनोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पे फॉर्म हुआ है, और हाइड्रोजन आप देख सकते हो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है कैथोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो इस टाइप के आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों को अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए चलते हैं आगे। Next is activity 1.8 which is photolytic decomposition। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट से अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक्टिविटी 1.8 फिगर 1.7 पे ध्यान दीजिएगा। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द चाइना डिश। हमें क्या करना है, चाइना डिश लेनी है और उसमें हमें सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड लेना है। अब इसको हमें ना एक विंडो के पास रख देना है जहाँ पे कि सनलाइट आए, ठीक है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब आप इस इक्वेशन को देखो, जब हमने AgCl को सनलाइट में रखा तो क्या होगा, ये Ag और Cl2 गैस में ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ यहाँ पे आप कलर्स लिख लीजिए। AgCl इनिशियल कलर क्या होता है, व्हाइट। जो आपका सिल्वर प्रोड्यूस हुआ ये आपका है ग्रेइश व्हाइट। क्लोरीन गैस का कलर क्या होगा, क्लोरीन गैस का कलर होता है येलो, ठीक है। ये एक येलो कलर की गैस होती है। कलर्स लिखने बहुत जरूरी है, अपनी एनसीईआरटी बुक में जैसे मैं लिख रही हूँ इसी टाइप से लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, ठीक है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सेम ही तरीके से बिहेव करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट में रखा तो क्या हुआ, सिल्वर और ब्रोमीन में वो ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो ये भी एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है पेल येलो, लिख लीजिए यहाँ पे पेल येलो कलर का होता है। सिल्वर का क्या कलर होता है, ग्रेइश व्हाइट। ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेड ब्राउन, ठीक है। इनके कलर्स लिख लीजिएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों के दोनों रिएक्शन, ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज क्या है, दीज बोथ आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आजकल तो हमारे पास डिजिटल कैमरास होते हैं ना, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी जिसमें फिल्म होती थी, ठीक है। तो इसमें इनका यूज होता है। Now we have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। हमने ऊपर अभी रिएक्शंस पढ़े, तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। फर्स्ट में हमने क्या देखा, तो फेरस सल्फेट था, उसको हमने हीट करा, ठीक है, तब डिकम्पोजिशन हुआ। नेक्स्ट हमने क्या देखा, लाइट की प्रेजेंस में जैसे सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ। और हमने क्या देखा, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखे। तीनों के तीनों में हमें एनर्जी चाहिए थी, किसी में हीट, किसी में लाइट और किसी में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म।
Now the reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. तो ये तीनों के तीनों जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कैसे हैं? इनमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करा गया है। एक में हीट एनर्जी दी तब रिएक्शन हुआ, एक में हमने लाइट एनर्जी दी तब रिएक्शन हुआ, एक में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तब रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो उन्होंने एनर्जी ली है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और पहले वाला क्या रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या थे मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और एक एग्जांपल अगर आपको याद हो तो वो भी लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड। हमें क्या करना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम इज Ba, हाइड्रोक्साइड इज OH, होल ट्वाइस, फॉर्मूला हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड का, एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये दोनों हमने ले लिया, दोनों को मिला दिया। अब क्या होगा? रिएक्शन होगा, कोई केमिकल चेंज होगा। जब आप इस बीकर के बॉटम को टच करोगे ना, तो आपको बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। एक रिएक्शन था जिसमें कि हमने बीकर को टच करा था, उसमें हमें हॉट फील हुआ था, जिसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे H2SO4 में, तो बॉटम हॉट हो गया था। लेकिन जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में उस बीकर को टच करने में कोल्ड फील होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रिएक्शन हो गया? ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट को एब्जॉर्ब करा गया है, तब ये रिएक्शन हुआ है। नाउ आपको क्या मिलेगा? BaCl2 विच इज व्हाइट कलर PPT। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब कि जो एक सॉलिड सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन में, तो इसमें आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा और साथ में एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। राइट। अच्छा बच्चों, एक चीज बताना चाहती हूँ आपको, जहां पे भी हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिले OH, मतलब कि वो बेस होगा। दिस इज बेस। नाउ नाउ अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तब तक हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 1.2.3 एक्टिविटी 1.9। नाउ अगेन इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। इस फिगर में हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। 3 आयरन नेल्स ले लो और उनको क्लीन करो सैंड पेपर की हेल्प से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को A मार्क कर दो, एक को B मार्क कर दो। ठीक है, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों में ही हमें क्या लेना है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। Tie 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B। टेस्ट ट्यूब B में, मान लो ये टेस्ट ट्यूब B है, इस टेस्ट ट्यूब B में हमें ये 2 आयरन नेल्स इस तरीके से लटका देनी है थ्रेड से बांध के। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब A को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नाउ आफ्टर 20 मिनट्स कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर द कंपैरिजन। एक आयरन नेल को ऐसे बाहर भी रख दीजिए, ठीक है, कंपैरिजन करने के। तो हमने क्या करा? हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में कॉपर सल्फेट लिया। टेस्ट ट्यूब B में सिर्फ हमने आयरन नेल लटका दिए, टेस्ट ट्यूब A में सिर्फ कॉपर सल्फेट और इसको एज इट इज छोड़ दिया, और एक आयरन नेल को भी बाहर रख दिया। ठीक है, क्यों? इनको कंपैरिजन करेंगे हम टेस्ट ट्यूब B से। नाउ कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। अब हमें थोड़ा टाइम बाद देखना है जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, ये टेस्ट ट्यूब A में कैसा है और टेस्ट ट्यूब B में कैसा है। टेस्ट ट्यूब A में तो सिर्फ कॉपर सल्फेट था और कुछ तो हमने डाला नहीं था, तो इसका कलर कैसा होगा? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब B है, जिसमें कि हमने ये नेल्स को हैंग करा हुआ है, इसमें हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। और वो चेंज क्या होगा? वो चेंज देखिए। अब आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब A है, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, तो इसका कलर एज इट इज ब्लू मिला। लेकिन टेस्ट ट्यूब B जिसमें कि हमने आयरन नेल्स लटकाई थी, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन कैसा होगा? यहाँ पे देखिए इक्वेशन, आयरन, आयरन मतलब जो आयरन की नेल्स है, सिंबल हमने लिखा Fe। जब हम ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में, तो आयरन जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, आप समझ लो कॉपर से। तो वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और फेरस के साथ एक बॉन्ड बना लेगा।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4 बन जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो ब्लू से लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और अब ये क्या कलर है, ये हमें मिला लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर किसका है, ये बन गया है फेरस सल्फेट। ठीक है, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर को हटा दिया आयरन ने, क्योंकि आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, और उसको डिस्प्लेस करके उसने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया और बन गया फेरस सल्फेट। और साइड में आपको ब्राउन कलर का कॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो ब्राउन कलर का कॉपर है, इसके अंदर जो हमने नेल लटकाई थी ना, उस ये जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो इसके ऊपर ऐसा कोटिंग डिपॉजिट हो गया। तो आप देख सकते हो, जब ये ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया इस वाली के ऊपर, तो ये कलर क्या हो गया, ये कलर हो गया ब्राउन इस नेल का। इनिशियल कलर क्या था, पहले कलर था ग्रे कलर। ठीक है, जो आयरन नेल का ओरिजिनल कलर क्या होता है, वो ग्रे होता है। ठीक है, लेकिन जब कॉपर डिपॉजिट हो गया तो वो कलर हो गया ब्राउन, क्योंकि इसके ऊपर डिपोजिशन है कॉपर की। राइट, तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए। इक्वेशन के साइड में आप सारे कलर्स को नीचे मेंशन करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, वो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से याद करोगे। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, पोटेशियम जो ऊपर है वो बहुत रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है, कैल्शियम और कम रिएक्टिव है। तो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज नीचे जाते जाते जो है वो डाउन होती जाती है, कम स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और अगर आप ऊपर की साइड आते जाओगे तो आप देखोगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, मतलब कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनमें से हम बोले सबसे रिएक्टिव क्या है, तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो ठीक है, मतलब जो ऊपर होगा, जैसे पोटेशियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम है वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा मिनोमिक दिया है। आप कैसे याद करोगे कि क्या ऊपर और क्या नीचे है, तो आप पहले पहले सिंबल ले लीजिए। ठीक है, पोटेशियम के लिए हमने बोला जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, इनके फर्स्ट लेटर ले लो। पी से हो गया पोटेशियम, एस से हो गया सोडियम, सी से होगा कैल्शियम, एम से होगा मैग्नीशियम, ए से हो गया एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप मिनोमिक की हेल्प से ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो। और मेरी बात मानो तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को एक प्लेन पेपर में लिख के अपनी अलमीरा में, अपने स्टडी टेबल पे एकदम सामने चिपका लो। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत काम आने वाली केमिस्ट्री में। इसको रोज देखोगे तो आपको 101% 5-6 दिनों में याद हो जाएगी। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। Now, in this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें अगर हम बोले A प्लस B C, तो हमें क्या मिला, A ने B को हटा दिया और C के साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या हो गया AC प्लस B। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, आप देख सकते हो। व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, अब आप देखो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में से देख लेते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ये रहा, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर इसके नीचे है, ये रहा। तो ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, इसको हटा के जिंक सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर साइड में निकल। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। लेड, लेड कहाँ पर है बच्चों, देखिए इसमें लेड कहाँ पर है, लेड इज दिस। ठीक है, Pb, ये रहा लेड, और आगे क्या कॉपर इसके ऊपर है कि नीचे, तो कॉपर इसके नीचे है, मतलब लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन भी होगा। क्या बनेगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर साथ में निकल जाएगा। तो चलिए अभी मुझे एक रिएक्शन आप बताइए, इस रिएक्शन में क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। अगर मैं बोलती हूँ कॉपर रिएक्ट विद ZnSO4, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेट अस सी कितने बच्चों को ये समझ आ गया है, कैसे बताओगे इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अभी हमने ऊपर देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल जो प्रोडक्ट जिसमें हमने देखा था ऊपर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो आयंस आपस में डिस्प्लेस करेंगे। नाउ अगेन एक्टिविटी 1.10 आपको क्या देखना है, आपको देखनी है फिगर 1.9 में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो दो टेस्ट ट्यूब ली गई हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। तो इसमें हमने ले लिया, ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट ले लिया। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया, दूसरे में हमने बेरियम क्लोराइड लिया। अब इन दोनों को हमने मिक्स करा, ठीक है। ऑब्वियसली दो केमिकल्स मिक्स तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे Na2SO4, इसमें दो आयंस बने। कौन कौन से आयंस बने, एक तो बना Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है। और साथ में BaCl2 में भी आयंस बने, क्या मिला, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ अब इसमें आप देख रहे हो आयंस की फॉर्मेशन हुई। आयंस क्या होते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लग जाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर तो उनको हम बोलते हैं आयंस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए। नाउ अब इसमें इधर का उधर हो जाएगा, मतलब जो सोडियम है ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ये Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था। आपको पता है अपोजिट चार्जेस रिएक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये क्या बन जाएगा NaCl। अब क्या बच गया, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे, तो क्या मिला हमें PaSO4, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें मिल गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ और साथ में प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट किसका बना, BaSO4 विच इज अ व्हाइट PPT, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिए 3 प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, ओके। तो चलिए, now you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. It is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitate reaction. तो ये इस रिएक्शन को भी हम बोल सकते हैं precipitate reaction. Now what causes the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, इसको आपको लिख के तैयार कर लेना है, ओके। Now recall activity 1.2 where you have mixed a solution of lead nitrate and potassium iodide. आपको याद आ रही होगी जब हमने lead nitrate और potassium iodide को मिक्स करा था तो हमें precipitate देखने को मिला था। कमेंट करके बताइए कौन से कलर का प्रेसिपिटेट था और उसका नाम क्या था, एंड उसके साथ में बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखिए और बताइए क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था कि नहीं था। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो दिस इज आवर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें एक्टिविटी 1.11 की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको फिगर 1.10 देखनी है, ठीक है। नाउ इसमें आप देख सकते हो वी हैव टेकन अ चाइना डिश, एक चाइना डिश ली है हमने और इसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर डाला, ठीक है। इसमें Cu, कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन कलर है, आप देख सकते हो रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है। इसमें हमने चाइना डिश में कॉपर का पाउडर ले लिया और उसको हम बर्नर के ऊपर हीट कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब कुछ चेंज होगा, हीटिंग हो रही है, ठीक है। ये हीटिंग दी जा रही है, मतलब ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, कमेंट करके बताइए। हीट दी जा रही है रिएक्शन करने के लिए। नाउ द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका जो सरफेस है ना वो कॉपर ऑक्साइड से कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये जो कॉपर है ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बना देगा कॉपर ऑक्साइड, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। चलो अभी जो कॉपर ऑक्साइड तो बन गया ब्लैक कलर का, लेकिन ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे, जब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और उसे हीट करते हैं तो वापस हमें कॉपर मिल जाता है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल
that is copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place. क्या हुआ? reverse reaction हो गया and we get the copper. तो इसी के साथ हम आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे which is oxidation and reduction. ठीक है, रिडक्शन लास्ट टॉपिक है ये हमारा रिएक्शंस का. चलिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है बच्चों? देखो, आप ये रिएक्शन देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन हीटेड हमें क्या मिला? कॉपर मिला और वाटर का मॉलिक्यूल मिला. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर अकेला बच गया, ऑक्सीजन चला गया. ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, तो हम कहते हैं इसमें क्या हुआ है? ये रिडक्शन हुआ है. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? आप लिखेंगे इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. तो अगर मैं आपसे पूछूं रिडक्शन कहाँ पे हुआ है, हमें रिएक्टेंट की साइड में बताना होता है. ठीक है, तो रिएक्टेंट की साइड में क्या चीज रिड्यूस हुई है? कॉपर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन किससे रिमूव हुई? कॉपर से रिमूव हुई, और फिर वो क्या बन गया? वो बन गया कॉपर. तो रिडक्शन कहाँ पे हुई? रिडक्शन हुई कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, या फिर वो ऑक्सीजन को गेन करता है, और तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, और सब्सटेंस को हम बोलते हैं वो क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे हो, हाइड्रोजन क्या बना? वाटर बन गया. ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है आफ्टर द रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया. तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? इफ अ सब्सटेंस gains oxygen during the reaction it is said to be oxidized. ठीक है, तो ये सब्सटेंस हो गया ऑक्सीडाइज. अब और रिएक्शंस हम देख लेते हैं. तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं. अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ रिएक्शंस हैं, आप देख सकते हो. अब आप मुझे बताओ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. जिंक ऑक्साइड आफ्टर द रिएक्शन बन गया जिंक, तो क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ? तो यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का जाना होता है रिडक्शन. तो जिंक ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूस्ड हो गया. कार्बन आफ्टर द रिएक्शन, इसके पास एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये कार्बन क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. इसमें आप मुझे बताइए, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2. अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो रिएक्टेंट थे, लेकिन प्रोडक्ट तो तीन मिल गए हमें. क्या चीज रिड्यूस हुई और क्या चीज ऑक्सीडाइज हो गई? देखिए यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो, जो HCl है वो बन गया है Cl2. ठीक है, अब ये क्या हुआ? हाइड्रोजन का रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो HCl क्या हुआ? यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड क्या बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन? वो बन रहा है MnCl2. ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस आप नीचे यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो. इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज. ठीक है, अगर या तो ऑक्सीजन गेन करा या फिर हाइड्रोजन को लूज करा, तो इस केस में HCl के केस में हाइड्रोजन को लूज करा था, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. नाउ यहाँ पे रिमूवल, MnO2 में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे MnO2 क्या हो रहा है? ये रिड्यूस्ड हो रहा है. राइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो चलिए इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं. तो जितना भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए. नाउ हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें देखना है. नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी
when new but get coated with the reddish brown powder when left for some time। तो आपने देखा होगा जो आयरन की चीजें होती हैं वो जब हम नई नई लाते हैं ना तब तो बड़ी शाइनी सी होती हैं, बट कुछ टाइम के साथ साथ उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कुछ पाउडर सा आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयरन की रस्टिंग हो गया, मतलब उसके ऊपर जंग लग गया है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश इन द सेम मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड द सिल्वर। तो आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर भी एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है और सिल्वर ब्लैकिश सा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, करोजन कहलाता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट such as the moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is known as corrosion। तो जब भी कोई सब्सटेंस के ऊपर मॉइस्चर और एसिड्स ऐसी चीजें रिएक्ट करती हैं तो वो करोड हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, इसी तरीके से कॉपर और सिल्वर का जो करोजन होता है उसमें भी कुछ पाउडरी पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। कॉपर के ऊपर कुछ ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है और सिल्वर ब्लैक में टर्न हो जाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ द करोजन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको मार्क कर लीजिए। करोजन कॉज डैमेज टू द कार बॉडीज। करोजन कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, इट इज ऑलवेज बैड। ठीक है, कार के जो बॉडीज हैं वो खराब हो जाती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं वो टूट टूट के गिर जाते हैं, आयरन की रेलिंग्स खराब हो जाती हैं, जो शिप्स के आयरन के पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, उनको उनकी भी रस्टिंग हो जाती है। तो जो भी इन ऑल कह सकते हैं, जो भी मेटल की चीजें हैं उनके लिए रस्टिंग या करोजन अच्छा नहीं होता। ठीक है, करोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो बड़े बड़े पुल्स बने हुए हैं, ठीक है, उनके जो डैमेज पार्ट है आयरन के, जिन पे जंग लग गया है, तो उनको बदलने में, उनकी मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्च होता है। तो ठीक है, तो करोजन इज नॉट गुड। इक्वेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछा जाता है जब सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग क्यों आ जाती है, तो आप उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। व्हेन द सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, विच इज ब्लैक इन कलर। तो ये ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से आ जाती है, द सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, और वही ब्लैक कोटिंग की उसकी वजह होती है। ठीक है, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगेन आपसे पूछा जा सकता है, तो आयरन का रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार 1 मार्कर में। तो रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। ये आपका फॉर्मूला है रस्ट का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन टू ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन टू ऑक्साइड। नेक्स्ट, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों आ जाती है, तो कॉपर रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्स बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, जिसकी वजह से कॉपर के ऊपर ब्राउन कलर की करोजन की लेयर आ जाती है। तो चलिए इसके साथ आ जाते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, विच इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, आपने देखा होगा, आप मार्केट से चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं। ठीक है, उस चिप्स के पैकेट में आधे से ज्यादा तो एयर होती है ना। तो वो एयर क्यों होती है, ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए होती है। अब रेंसिडिटी क्या होती है, देखो बेटा, आप जब चिप्स वगैरह लेकर आते हो वो फैट्स में और ऑयल्स में तली जाती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट होती है, अगर आप चिप्स का पैकेट खोल दोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो उसके अंदर जो ऑयल्स थे पोटैटो चिप्स के ऊपर, तो वो जो ऑयल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक बहुत ही गंदा सा स्मेल आनी चालू हो जाती है उनसे, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि वो क्या हो गए, वो रैंसिड हो गए, खराब हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो आपका चिप्स का पैकेट था उसके अंदर जो एयर थी वो है नाइट्रोजन गैस, जो कि एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए वो उसके अंदर फ्लशिंग करी जाती है ताकि ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually substance which prevent oxidation, जिनको कि हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स।
कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो हम कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? या तो एयर टाइट कंटेनर में उसको रखो ताकि ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाए, या फिर आप जैसे उन चीज़ों को हम जैसे जो चिप्स हैं, चिप्स को हम फ्लश कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस से ताकि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकें। नाउ डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद द गैस सच एज द नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। और इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आपको आता है वो आता है, ऑयल एंड फैट्स कंटेन फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, गिव रीजन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी, दे आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज द इनर्ट गैस। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश, एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने नोट्स अपने तैयार कर लिए होंगे, और जितना भी मैंने अंडरलाइन करा है वो सारे आपके नोट्स हैं, उनको आप याद करके अपनी नोटबुक में ज़रूर से लिख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।